गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। मैं डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव समाज कार्य विषय में सह आचार्य के पद पर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम प्रदूषण पर एक केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अपने गत कुछ वीडियोस में मैंने आपको एयर पॉल्यूशन के विषय में जानकारी दी और एयर प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के विषय में भी जानकारी दी थी। आज हम एयर पॉल्यूशन के एक एक्सट्रीम केस के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, जो एक बहुत ही भयावह केस था। एयर पॉल्यूशन का एक एक्सट्रीम केस था जिसे भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से रिसने वाली एक जहरीली गैस ने 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात देखते देखते हजारों लोगों को काल कवलित कर लिया। पर्यावरण प्रदूषण के इतिहास में होने वाली इस भयंकर घटना ने पूरे विश्व को दुखद आश्चर्य में डुबो दिया। इस घटना में न सिर्फ हजारों लोगों की जान गई, बल्कि हजारों की संख्या में लोग डिसेबल या असमर्थ व अंगहीन हो गए। इसका घातक प्रभाव गर्भ में पलने वाले बच्चों पर भी पड़ा। भोपालवासी आज भी इस त्रासदी से उभर नहीं पाए हैं। इस पूरी दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। दुर्घटना स्थल भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत। दुर्घटना का समय 2 व 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि। दुर्घटना का कारण एक पीड़कनाशी फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव। फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी और शॉर्ट में UCIL के नाम से फेमस थी। जहरीली गैस का नाम जिसके रिसाव से हजारों लोगों ने अपनी जान खो दी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको शॉर्ट में MIC के नाम से जाना जाता है। फैक्ट्री UCIL की स्थापना एक पब्लिक कंपनी के रूप में वर्ष 1934 में हुई थी। वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के साथ हुए समझौते के अनुसार UCIL एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसमें MIC का निर्माण फरवरी 1980 से शुरू किया गया। मुख्य रसायन अल्फा नेक्थॉल व MIC थे, जिनकी क्रिया से कार्बाराइल बनाया जाता था। इस घटना में मुख्य अभियुक्त थे वॉरेन एंडरसन, जो UCC के पूर्व चेयरमैन थे। दुर्घटना का विवरण इस प्रकार है कि 2 दिसंबर 1984 की रात्रि 10:30 बजे उस टैंक का तापमान व दाब, जिसमें 40 टन MIC भरी हुई थी, बढ़ने लगा। तापमान व दाब में वृद्धि का वास्तविक कारण आज तक अज्ञात है।
यह रसायन MIC जो कम ताप पर द्रव रूप में होता है 39.1 डिग्री सेल्सियस पर गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ताप वृद्धि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने तक टैंक के अंदर का दाब 55 पाउंड प्रति वर्ग इंच हो गया। फलस्वरूप टैंक में लगे वाल्व जो केवल 40 psi दाब बर्दाश्त कर सकते थे फट गए, जिसके परिणाम स्वरूप यह जहरीली गैस 8 इंच मोटी पाइप से होती हुई पृथ्वी सतह से काफ़ी ऊंचाई पर एक सफ़ेद घने बादल के रूप में बाहर फैल गई। हवा के हल्के झोंकों ने इस गैस का रुख शहर की तरफ मोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मात्र 1.5 घंटे के अंदर 5 से 8 किलोमीटर के क्षेत्र में भयंकर क्षति हुई। वैसे इसका प्रभाव 50 किलोमीटर था। डेविड वीर ने 1986 में लिखा कि MIC एक खतरनाक रसायन है जो जल से हल्का और हवा से दुगने से भी अधिक भारी होता है। इसी कारण MIC फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद पृथ्वी सतह के नज़दीक फैल गई। इस दुर्घटना के प्रभावों की अगर समीक्षा करें तो पता चलता है कि MIC के जहरीले प्रभाव से लगभग 4000 से अधिक लोगों की जानें गईं और लगभग 2 लाख लोग शारीरिक रूप से अपंग हो गए थे। अस्थायी अंधापन, फेफड़ों में जलन, स्थायी रूप से असक्षम व असमर्थ हो जाना आदि मुख्य लक्षण थे। अध्ययन के अनुसार उस समय 2698 गर्भवती स्त्रियों में 402 का गर्भपात हो गया था। गर्भ स्थित बच्चे अपंग हो गए। अनेक लोग घातक मानसिक बीमारी के शिकार हुए। ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार MIC के प्रभाव से मानव शरीर में स्थित विशिष्ट कोशिकाओं जैसे T व B कोशिकाएं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी के लिए आवश्यक हैं, निष्क्रिय हो गईं। आँख, फेफड़े, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क बुरी तरह से प्रभावित हुए। 3.5 किलोमीटर की परिधि में स्थित वनस्पतियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। गोस्वामी ने 1993 में लिखा कि पीपल और बरगद बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। रात्रि के समय पत्तियों पर हल्की नमी के कारण क्षति और अधिक हुई। मृदा की क्षारकता अधिक बढ़ गई। मृदा में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी आ गई, जिसका विपरीत प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ा। आसपास के झीलों में मछलियां मर गईं और पानी पीने या किसी अन्य उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं रह गया। जलीय पौधों को भी भारी क्षति हुई। घटना के प्रभाव से अपराध, लूटपाट की संख्या में भी वृद्धि हो गई। राहत कार्य की अगर बात करें तो घटना से भयभीत होकर भागे हुए लोग 1 साल बाद ही अपने घरों को लौट सके। हजारों मौतें, लाखों का अपाहिज होना, अपराध, लूटपाट आदि के चलते सरकार के सामने राहत कार्य भी एक समस्या बन गया। राज्य सरकार ने राहत कार्य में तीव्रता हेतु अलग से राहत एवं पुनर्वास विभाग की स्थापना की, जिसके अंतर्गत घरों, दुकानों आदि का निर्माण व आवंटन आदि दूरदर्शी योजनाएं शामिल थीं। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि भोपाल त्रासदी रसायन युद्ध अभ्यास का एक प्रयोग था। विश्व शांति समिति के अध्यक्ष श्री रोमेश चंद्रा के अनुसार इस प्रकार के घातक रासायनिक हथियारों का परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका के सुरक्षा विभाग द्वारा बनाई गई नीतियों का एक हिस्सा है। भारत सरकार द्वारा दायर कानूनी प्रकरण में भी यह बात स्पष्ट की गई कि UCC को इस तरह की दुर्घटना की संभावना पहले से थी। इसके बावजूद भी विशेष सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। वैसे भी
कि सुरक्षा मानक अपने देश में अलग और अन्य देशों के लिए अलग होते हैं। इन बातों से उपर्युक्त कथन को बल मिलता है। अगर यह सत्य है तो संपूर्ण विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा एयर पॉल्यूशन किस हद तक बढ़ सकता है और भयावह हो सकता है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने वातावरण को स्वस्थ रखें और एयर प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश करें। अपने आसपास कहीं पर भी अगर हमें एयर प्रदूषण की के केसेस मिलते हैं तो उसमें एक महती भूमिका निभाकर उसको नियंत्रण में लाने की कोशिश करें। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।